नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र, और इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे वाक्य के भेदों की। वाक्य के भेद के अंतर्गत हमने अर्थ रचना के आधार पर, उसके बाद वाच्य के आधार पर वाक्यों को देखा था। और आज हम उसी के क्रम में वाच्य के आधार पर वाक्यों के अन्य जो प्रकार है, इससे संबंधित जो भेद है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रयुक्त वाच्य के बारे में हमने क्रिया से संबंध जोड़ते हुए सारी बातें की थी। आज है कर्म वाच्य। दूसरा प्रकार है इसका कर्म वाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। इस वाच्य में क्रिया की जो कर्म की प्रधानता, जो कर्म है वो लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे मुझसे प्रश्न हल किया जाता है। मुझसे प्रश्न हल किया जाता है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, मुझसे यानी मेरे द्वारा जो कर्म किया गया है उसकी प्रधानता है। तो इसको समझने के लिए क्रिया का कर्म प्रश्न के अनुसार एक वचन, कर्म के अनुसार एक वचन और पुल्लिंग है। वाक्य में क्रिया हल किया जाता है। वो क्या है? ये क्रिया है का सीधा संबंध कर्म यानी प्रश्न से है। प्रश्न क्या है? यहाँ पर कर्म है। इसका संबंध हल से नहीं है। अतः क्रिया का वाच्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो हमने पहले कृतवाच्य की बात की थी, वहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं, इसलिए इसमें बताया गया है कि जो कर्मवाच्य होता है वहां पर केवल सकर्मक क्रिया के ही वाक्य होते हैं। यहाँ पर अकर्मक क्रिया के कोई वाक्य नहीं होते हैं। अब तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है भाववाच्य।
तीसरा है भाव वाच्य। यहाँ पे भाव की प्रधानता होगी, वहाँ पे कर्म की थी, यहाँ पर भाव की प्रधानता। तो क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, भाव से होता है, वह भाववाच्य कहलाता है, वह भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण पहला है बैठा नहीं जाता। यहाँ पर क्रिया के अंतर्गत बताया गया है, भाव व्यक्त किया है कि बैठा नहीं जाता है। फिर है खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता, इसमें भी भाव की प्रधानता बताएगी। फिर है बैठना, इसको समझेंगे, बैठना, खेलना, बैठना, खेलना अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का संबंध भाव से है, भाव की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, कर्ता की नहीं। भाव की प्रधानता है यहाँ पर, कर्ता की नहीं। भाव की अकर्मक, भाव की नहीं, अकर्मक रूप होने के कारण, अकर्मक रूप होने के कारण क्रिया का कर्म होता है, होता ही नहीं, अतः भाववाच्य है। ठीक है, जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म पर पड़ता है, वहाँ पर कर्मवाच्य जो वाक्य होता है, जहाँ पर सीधा संबंध हमारा भाव पे पड़ रहा है, भाव की प्रधानता बताई जा रही है, वहाँ पर भाववाच्य वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने वाच्य के आधार पर वाक्यों को देखा। अब हम अभिव्यक्ति के प्रकारों की चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिव्यक्ति। क्या होती है अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को जो आदान प्रदान का जो साधन है, या कहें जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं विचारों का विचार विमर्श करते हैं या संप्रेषण करते हैं, वो अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सृजनात्मक। लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम लिखकर जो हमारे विचार है, भावनाएं, उनको व्यक्त करते हैं। मौखिक के अंतर्गत मौखिक रूप से कहकर हम लोग ध्वनि के माध्यम से ये अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और सृजनात्मकता का रूप अलग ही होता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण सृजन से जो संबंधित होता है, और या ये कहें कि कुछ संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है, वो अलग प्रकार का होता है। क्योंकि जो व्यक्ति है उसको सभी से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास वाणी है, और
ध्वनि चिन्हों के कारण, लिपि चिन्हों के कारण वो अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए उसे पशु से अलग माना जाता है, क्योंकि मनुष्य है वो अपने भावनाओं विचारों को आदान प्रदान अपनी भाषा के अनुसार कर सकता है। और ये कहे अगर लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो लिखने वाला जरूर परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है, लेकिन अगर वहाँ उसके अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सही नहीं हुआ है तो किसी भी साक्षात्कार में वो हटा दिया जा सकता है या फिर उसे सही अंक प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो एक व्यक्ति के अंतर्गत मौखिक, लिखित और सृजनात्मक तीनों अभिव्यक्ति का विकास होना बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों को हम लोग सर्वप्रथम सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, इन कौशलों का विकास हम लोग करते हैं। तो इन कौशलों का विकास के करने से उनकी अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता है। हमें अभिव्यक्ति का विकास करने हेतु विभिन्न प्रकार की ये करने के अवसर उपलब्ध करवाने होते हैं। कौशलों का विकास, क्योंकि लिखना बालक सीख जाता है, लेकिन उसको समझना, केवल लिखना ही काफ़ी नहीं है, उसको लिखते हुए समझ को विकसित करना, पढ़ रहा है तो उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। तो ये सब अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो एक बालक के अंतर्गत अभिव्यक्ति का विकास होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। अब लिखे अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न लिखें, वाच्य के आधार पर वाक्य को समझाइए। ठीक है, जो लास्ट प्रकार था वाच्य के आधार पर आप वाक्यों को समझाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिव्यक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।